नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी। आज से हम एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। सेहत ज़िंदगी के हर एक मुकाम पर इंसान के लिए ज़रूरत है, लेकिन इंसान सेहत के लिए शायद वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको अगर पैसा कमाना होता है तो हर एक जद्दोजहद करता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी उसकी सेहत पर कितनी मुनहसर है, कितनी डिपेंड है। और हम अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते रहते हैं, चाहे वो बैड हैबिट्स के नाम पर तंबाकू का सेवन हो, टोबैको लेना हो या सिगरेट और तमाम इस तरह की जो नोशियां हैं, जिसको हम शराब नोशी और डिफरेंट टाइप के जो नशे हैं वो इंसान करता है। इंसान को खुदा ने जिस तरीके से बनाया है उसे अपने ही हाथों में उसकी चाबी यानी कुंजी भी दी है, जिससे वो सेहत को अपनी मुकम्मल तौर पर सही बना सकता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के ज़रिए इस प्रोग्राम यानी सेहतमंद ज़िंदगी के इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे रूबरू होते रहें। वो ख़ास प्रोग्राम स्पेशलिस्ट के साथ हम इस कन्वर्सेशन को आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल करते रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इराज़ मेडिकल कॉलेज में और वहाँ के प्रिंसिपल अली जनाब प्रोफेसर MMA फरीदी साहब जो कि प्रिंसिपल हैं, और ख़ुसूसन उनकी ख़ासियत यह है कि वो बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। और हमारे बच्चों के लिए उनके वालिदैन, उनकी माएँ उनकी तालीम और तरबियत को तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी सेहत से जुड़ी बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। हम आज इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि कोविड ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को मुतासिर किया उसमें बच्चे भी शामिल थे, तो बच्चों पर इसका क्या असरअंदाज हुआ कोविड में, और बच्चों से रिलेटेड तमाम बीमारियां जो होती हैं उस पर डॉक्टर साहब का क्या कहना है। आइए हम इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत खैर मकदम है सर डॉक्टर साहब आपका खदीजा TV पर, और आज हम दूसरी बार आपसे मुखातिब हैं। नए अंदाज में हम कोशिश करेंगे आज बात करने के। पहला सवाल यह है कि जब भी हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो कोविड से बारे में रिलेटेड हम जानेंगे कि बच्चों पर इस बीमारी का क्या असर हुआ। बहुत ही अच्छा बड़ा सवाल है और बड़ा माकूल है आज के दौर में, क्योंकि अब फिर से हम देख रहे हैं कि कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं जी, और हमें दोबारा से फिर ज़रूरत होगी कि हम अपने वो प्रिकॉशन अपनी जगह रखें। देखिए, हमारी सबकी नज़र इस बात के ऊपर है कि कोविड की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, जो अलामात होती हैं और उसकी वजह से जो दुश्वारियाँ और परेशानियाँ मरीज़ को होती हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान मरकूज़ रखते हैं हम अपना, कि खांसी हुई, बुखार हुआ या उसके अलावा और दूसरी तकालीफ उसको हुई जो बदनी तकालीफ उसकी है जी। लेकिन बच्चों के साथ में बड़ा अलग सा मसला है कि इस दौरान उनके पढ़ने के ऊपर क्या हुआ, उनकी एजुकेशन के ऊपर क्या असर पड़ा। स्कूल बंद हैं तो उनकी जो डेवलपमेंट होता है, पीयर डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, बच्चों के साथ खेलने से वो अब ज़बान सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई ये गलत सोबत में बैठेगा तो गालियाँ सीख जाएगा, गलत बातें सीख जाएगा, तो बच्चा ज़बान सीखता है वहाँ से। तो जो उसका डेवलपमेंट है, नशो नुमा है, वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो गया। इसके ऊपर भी हमारा ध्यान नहीं जाता। तीसरे आप देख रहे हैं कि वो बच्चा सारे टाइम घर के अंदर बंद रखा हुआ है, तो जो उससे तमाम इन्वायरमेंट के साथ जो उसका एक्सपोजर होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो बच्चों के ऊपर जो इसका असर है वो कहीं ज़्यादा है इससे कि जो बड़ों के ऊपर हो रहा है, जो उनके सिर्फ जिस्मानी और तौर पे ही उनको ज़्यादा असर डाल रहे हैं, लेकिन कोविड का असर बच्चों के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा है। क्या सर, मतलब ज़हनी तौर पर खुसूसन बात करते हैं जब मेंटल ट्रॉमा की, तो बड़े तो उससे जल्दी उबर जाते हैं। क्या इस तरीके से इन बच्चों को, जो ख़ास तौर से क्लासेस का छूट जाना, फिर उसको ऑनलाइन आ जाना, तो इसमें बच्चों के असर आपको, क्योंकि आपके सामने बच्चे पेशेंट के तौर पर जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप देखिए कि छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 2 साल ये बैठे हुए हैं एक जगह, देखिए इन बच्चों का क्या रिएक्शन है। वो आपस में छीन भी रहे हैं, अपनी चीज़ शेयर भी कर रहे हैं, चीज़ कभी हटा लेते हैं, कभी वो किसी एक के साथ ज़्यादा करीब हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। तो ये जो उनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि हम किसी के साथ मिलने ही नहीं दे रहे। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं आजकल, घर में 1 या 2 बच्चे हैं, वो किसके साथ में मिलेंगे, किसके साथ खेलेंगे। तो चुनाचे जो असर इस बात का पड़ा वो सबसे बड़ा ये हुआ कि हम उनकी जो नशोनुमा थी वो असर पड़ गई, उनकी तालीम के ऊपर असर हुआ, उनका अपना जो पीयर सोशल डेवलपमेंट है उसके ऊपर असर पड़ा। तीसरी बात आपने ये देखी कि इन बच्चों के जितने भी प्रिवेंटिव
हम मेजर लेते हैं, आपने हेल्थ का जिक्र किया, जी। तो मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा कि हेल्थ की जो डेफिनेशन हमारे हिसाब से है वो एब्सेंस ऑफ डिजीज हेल्थ नहीं है। जी। हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ये हेल्थ है। तो इसमें सोशल भी वेलबींग साथ में शामिल हो गई। तो हमने देखा कि बच्चों को तो हमने कोई टीकाकरण नहीं कराया, कोई इम्यूनाइजेशन इस पीरियड में नहीं हुआ। अब बताइए कि जब हमने बच्चों को उन बीमारियों से बचने के टीके ही नहीं लगाए तो कोविड तो अपनी जगह एक चीज़ हुई, जिसके लिए अभी कोई टीका हमने खुसूसन बच्चों के लिए किया भी नहीं है। लेकिन इनके लिए जो नॉर्मल टीके लगते थे वो भी नहीं लगे। तो अब हमें जो एक दूसरी बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है कि वो बीमारियां जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, जो एक से दूसरे को फैलती है, उन बीमारियों का सडनली हमें लगता है कि यलगार होगी। डिप्थीरिया हुआ, टेटनस हुआ, जो पर्ट्यूसिस है, काली खांसी जिसे कहते हैं, ये तमाम के टीके हम नहीं लगा सके। ट्यूबरकुलोसिस का बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर असर पड़ा कि जब हमने पूरा लॉकडाउन हो गया, अस्पताल बंद हो गए, तो एक बड़ा असर पड़ा। हमारे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजन ये था कि 2025 तक हम ख़त्म कर देंगे ट्यूबरकुलोसिस इंडिया से जी। और पूरी दुनिया का जो सेट है टाइम वो 2030 था। तो 2030 था, हमने 2025 कर लिया। हमारे ऊपर इसकी मार पड़ गई कोविड की, वो जितना प्रोग्राम था रुक गया। तो जिनको हम ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए दवा देते वो भी पूरी नहीं हुई इनकी। तो अगर हमने उनका इलाज पूरा न कर सके तो वो दूसरे के लिए सोर्स है बीमारी का ना, और सबसे ज़्यादा तो बच्चे कॉन्टेक्ट में आएंगे। कोई तो लिहाजा बच्चों की वजह से आपने फरमाया बच्चों पे इसका ज़्यादा असर है बजाय इसके कि जो बड़े हैं। लेकिन अब बड़ों के अगर हम ताल्लुक से अगर देखते हैं तो हम बात करते हैं कि लॉन्ग कोविड, क्रोनिक कोविड, पोस्ट एक्यूट सिंड्रोम कोविड वगैरह की बात करते हैं, यानी एक लंबी बीमारी चल रही है। इनिशियल सिम्टम ख़त्म हो गए उसके, लेकिन अभी उसके ऊपर और दूसरी चीज़ें हावी हैं कि बेनतहा कमज़ोरी है, चलने में दिक्कत होती है और सांस जो है वो फूलने लगती है। बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनके साथ में होगी, पूरी फैमिली अफेक्ट हुई, घर में 2 करीबी उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसी सूरत में उनके पास ये असर भी उनके ऊपर पड़ा, एक सोशल असर। तो एक लंबी उनमें हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ गई का चांसेस बढ़ गए। तो चुनाचे जो एक कोविड की बीमारी का जो आफ्टर इफेक्ट अब सामने आ रहे हैं वो बदन से ही ताल्लुक़ के साथ के बाहर है, और उनको हमने मुख्तलिफ नामों, अभी हम तय भी नहीं कर पाएंगे किसको हम क्रॉनिक कोविड कहेंगे, किसको हम लॉन्ग कोविड कहेंगे, अभी हम तय नहीं कर पाए। लेकिन ये हम मानने लगे हैं कि कोविड जो है वो एक 10 दिन की बीमारी नहीं है, गालिबन ये लंबी है और इसके बारे में हमें समझना होगा। एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये जो वायरस है जिसकी वजह से ये कोविड की बीमारी हुई, ये इससे पहले दुनिया में नहीं था। तो दुनिया के किसी भी शख्स का, इंसान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ और बदन के अंदर वो नहीं गया। तो हमारा बदन बिल्कुल इससे नाख्वानदा था, उसे नहीं मालूम था कि इसका बदन में जाके क्या असर हमारे ऊपर क्या होगा, असरात क्या होंगे। तो लिहाजा हम नहीं कह सकते कि अभी और इसकी और क्या चीज़ हमारे सामने निकल के आने वाली है। नई नई बीमारियां बच्चों में भी निकल के आ रही हैं। जो नौज़ायद बच्चा है अभी जो पेट के अंदर है उस पर भी असर पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जरूर डिस्कस करना उसमें जैसे हम उसको कहते हैं कि फीटल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, FIR के नाम से इसको जानते हैं। और ख़ुद जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 2 तरह के असरात आते हैं कि कुछ वो माँ से अपनी जो एंटीबॉडी जो बीमारी के लेके आ रहा है उससे उसके बॉडी के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, क्योंकि वो तो बदन की, माँ को कोविड हो गया, माँ अंदर थी, बच्चा पेट में था, तो जो तमाम इन्फेक्शन की चीज़ें थी वो उस तक पहुँचने की इस बात की चांस है कि उस अंदर पहुँच जाए, तो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। लेकिन ये शुक्र है नेचर का, अल्लाह का शुक्र मैं कहूँगा कि बच्चों के ऊपर इसका असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है कि माँ से बच्चे तक जो इन्फेक्शन जा रहा है उसमें अभी तक दूध के पिलाने से नहीं मिला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि दूध हम पिला सकते हैं, दूध को बंद नहीं करना है। लेकिन दूसरे तरीके से देखने में आया कि कुछ बच्चों के ऊपर असर होता है लेकिन वो इतना सीरियस नहीं होता और वो आमतौर से इससे बाहर निकल आते हैं, रिकवर हो जाते हैं। तो एक बड़ा, जैसे आपने फरमाया कि एक बड़ा असर बच्चों के ताल्लुक से मैं जो लेना चाहूँगा वो ये कि कोविड का तो असर है ही, ये तो अपनी जगह बिल्कुल तय है कि कोविड का असर हो रहा है, बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है, कम असर पड़ता है इनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर जो दूसरे और असरात हैं कि उनका
इम्यूनाइजेशन नहीं हो पा रहा, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, वो सोशल डेवलपमेंट उनका अफेक्ट हो गया, उनको स्कूल न जाने की वजह से एजुकेशन के ऊपर उनके असर पड़ गया। और दूसरी बात ये हुई कि जो फैमिली में अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई तो बच्चों के पास सोशल दिक्कत आ गई कि उनको उनकी पूरी की पूरी यानी यतीम हो गए, तो उनको कैसे पाला जाए, वो एक अजीब तरीके उनके सामने खड़ी हो गई। चलिए सर, ये तो बहुत ये अहम बात हो गई, बहुत तफसील से आपने इसके बारे में बताया। अभी जो देखने में आ रहा है बच्चों को ख़ास तौर से सोशली अगर देखा जाए उनको, और ज़हनी तौर पर जब हम बात करते हैं तो इसमें बच्चे काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं और एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिज़िकल जो अपीयरेंस होता है ख़ासतौर से स्पोर्ट्स में या इस तरीके, तो बच्चा जब थकता है तो उसकी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो आपको कैसा लगता है कि अब बच्चों के साथ एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगी वालिदैन को? बिल्कुल, देखिए मैंने बात की स्पोर्ट को अगर आप लेते हैं तो इसके आयाम खाली फिजिकल नहीं है जी, खाली खेलना नहीं है कि वो बच्चा दौड़ रहा है, कूद रहा, भाग रहा है, ये तो उसकी बॉडी का नशो नुमा कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी वो देखिए कि हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं तो उनके साथ में हम रहना सीख रहे हैं, उनके साथ एडजस्ट करना सीख रहे हैं, है ना, एक दोस्ती उनके साथ में हमारी बढ़ रही है। तो एक जो ये जो डेवलपमेंट सोशल हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये जो चीज़ इसका फुकदान हो गया, उनको लेके बाहर नहीं। देखिए विटामिन डी जो है वो 70% सूरज से निकलता है और 30% हमें मिलता है खाने से। हम उसको बाहर लेके जा ही नहीं रहे, हम उसको बाहर टहलाने तो नहीं ले जा रहे बच्चों को, पार्क में तो जा नहीं रहे क्योंकि कोविड की वजह से मिक्सिंग और भीड़ के अंदर जाना नहीं है। तो ये इसका जो असर आएगा, इसका असर मालूम होगा कुछ दिन के बाद। सर ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट नाज़रीन, आप यकीन आप इस वक्त, क्योंकि मैंने सर को इसी वजह से रोका क्योंकि कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिस पर हम शायद अपने इस कन्वर्सेशन में, आप देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को निकल जाएं, लेकिन ख़ास तौर से मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा इस पॉइंट पर। हम जानते हैं कि हमारे माशरे में बहुत से घर ऐसे होंगे कि कुछ अफराद जो सिर्फ एक ही कमरे में रह रहे हैं और उनके साथ कई फैमिलीज जुड़ी हुई हैं और शायद वो सूरज की तरफ देखते इस कोविड के दौरान, लेकिन कोविड से निकलने के बाद उनके लिए कितना ज़रूरी है कि सूरज के सामने आएँ। वो जो विटामिन डी की बात करें तो उसके बारे में हम सर से ख़ास तौर से एक पैगाम लेना चाहेंगे। देखिए मैं तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा और तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुदरत ने जिस तरीके से हमें बनाया तो हम ज़रा उसका ख्याल रखें जी। अब उसके अंदर ये है कि हमें जाना है धूप के अंदर। कुदरत चाहती तो हमें दे देती, और जैसे और विटामिन दे रही ये भी दे देती, नहीं दिया, बाहर आना है। दूसरी बात मैं ये देखता हूँ ख़ासतौर से जो हमारी बहनें हैं और जो ख़ासतौर से यंग जनरेशन है, वो हल्की सी धूप के अंदर भी वो छतरी लगा लेंगे, वो स्क्रीन लगा लेंगे। आप देखेंगे स्कूटी चलाते हैं तो एक इसके ऊपर कवर कर लेते हैं, ज़रा से भी बदन के ऊपर किसी हिस्से पे धूप नहीं पड़ती तो विटामिन डी तो नहीं आएगी। चुनाचे ज़रा सा पैर भी मुड़ा तो स्प्रेन हो जाता है। तो ज़रूरी है इस बात को कि हम हल्की 15 मिनट की कम से कम डायरेक्ट सनलाइट अपने ऊपर लें, और ये खुला इतना हिस्सा रखें, कोहनी तक खोल सकते हैं, पैरों को खुला रखें कि अगर 15 मिनट तक हमारे ऊपर धूप इन दिनों के अंदर जो गर्मी का मौसम है तो इसमें अगर करीब 11 बजे और 10 बजे से लेके और 12 बजे तक के बीच में एक 15-20 मिनट के लिए हम ज़रूर इसके अंदर आए। जब उतर रही है धूप 4 बजे के करीब भी हम 15-20 मिनट के लिए आए, ज़रूर आए। 15 मिनट काफ़ी है, उसमें पूरा हो जाता है। बच्चों के लिए भी उसके लिए पूरा है। अब सर हम एक सप्लीमेंट की बात करते हैं। हर एक चीज़ में कहीं वो जो जुगाड़ एक लफ्ज़ है ना जिससे हम हमेशा अपने हिंदुस्तानी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट है। अगर ये नहीं है तो हम सप्लीमेंट ले लेंगे, अगर इसकी डिफिशियंसी हो रही है तो सप्लीमेंट ले लेंगे। ये कितना बेहतर है? देखिए सप्लीमेंट के बारे में जो 2 चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि विटामिन डी 2 तरह का होता है जी। एक जो वो जो प्लांट ओरिजिन से आ रहा है, इसको हम एर्गोस्ट्रोल कहते हैं, और कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जो कि हमें एनिमल से मिलता है या जो बनाती है कुदरत बनाती है हमारे इसमें। बदन में जाके वो कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होकर काम करेगा हमारे साथ में। तो जो विटामिन डी हम ले रहे हैं वो जितना लेंगे सारा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, सारा तो नहीं एब्जॉर्ब होगा बदन के अंदर, कुछ निकल जाएगा। 400 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है रोज़ाना जो डाइट से हमको चाहिए, और बाकी हमें इससे आएगा, अदरवाइज हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा वो। और वो नेचुरल का बदल नहीं है बिल्कुल। लेकिन हम अगर नहीं है तो हम उसको लेते हैं, वो ले सकते हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं दुनिया के अंदर जहाँ सूरज निकलते ही नहीं है, कई महीने कई हफ्तों नहीं होता है, तो वहाँ विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप देखोगे कि वो लोग फिर बीचेस पे जा कर के और लेटे हुए हैं, कोई भी कपड़े नहीं होते, एक्चुअली विटामिन डी की वजह से लेटे हुए ले जा कर के वहाँ पर। हम आप अल्लाह का शुक्र है कि इतनी रोशनी है, इतना सूरज है, तो हम ले सकते हैं। तो बेहतर वो नहीं है कि हम उसको उस पर जाएँ, नेचुरल ज़िंदगी के साथ में रखें
तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम खाली सप्लीमेंट लेते रहें और उससे पूरा करते रहें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हमारे से महव गुफ्तगू हैं प्रोफेसर MMA फ़रीदी साहब, प्रिंसिपल इराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। और ख़ुसूसन हम गुफ्तगू कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के बारे में, और बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि माँ बाप कुछ ज़्यादा चीज़ों को अहमियत देते हैं कि बच्चा उनका तालीम और तरबियत के साथ उसकी सेहत भी बहुत अच्छी रहे। तो कुछ और सवालात जो आपसे रिलेटेड है, आपने जो भेजे, वो भी हम सर से करते हैं। सर, हम बात कर रहे थे इम्यूनाइजेशन के बारे में। जाहिर सी बात है, हम क्योंकि मेरा पूरा जो सब्जेक्ट है वो कोविड से रिलेटेड है। इम्यूनाइजेशन में बहुत सारे बच्चे जो इसमें पिछड़ गए, तो अब जैसे जो लोग जो टीके छूट चुके हैं और जो अपनी डेट पे लगना चाहिए था, क्या उसको बाद में शिफ्ट करके लगवाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला काम ही ये करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है कि हमें जो जो टीके छूट गए वो टीके अब हम पूरे कराएं। ठीक जी। इसके गैप का बहुत असर नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन जो सरकार देती है और जो अस्पतालों में मुफ्त लगता है, 5 बीमारियों से ये हमारी हिफाजत करता है जी। तो ये 5 टीके 3 लगते हैं एक ही महीने के फ़र्क से। पहला टीका हम लगाएंगे 6 हफ्ते पे, फिर हम 10 हफ्ते पे, फिर 14 हफ्ते पे। मान लीजिए 6 हफ्ते का टीका लगवा लिया और इसके बाद हम नहीं लगवा सके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 साल के अंदर दोबारा लगवा रहे हैं तो वो सेकंड ही लगेगा। हालांकि हम 1 महीने के फ़र्क से लगाते हैं, और अगर हमारा गैप 1 साल भी होगा, जब भी हम उसको गिनती रखेंगे पहले वाले की। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उस दौर में हम उसको दोबारा से पूरा शुरू करेंगे, अदरवाइज हम उसको गिनती में रखेंगे। तो उस टीके को पूरा करें। तो जो अगर टीके नहीं लग पाए किसी वजह से, बिल्कुल भी नहीं लग पाए, तो असर नो उसको शुरू करें, डॉक्टर से बात कर लें। कुछ टीके ऐसे होते हैं जो 2 साल के अंदर ही लगाए जाते हैं, उसके बाद नहीं लगाते हैं। कुछ टीके ऐसे हैं जो हम 2 साल के बाद भी लगा सकते हैं। तो डॉक्टर आपसे बात करके बता देंगे कि भाई ये टीके जो हैं वो हम लगवा सकते हैं। BCG का टीका नहीं लगा, बहुत बच्चे जो पैदा हुए उस दौरान उनको नहीं टीका लग पाया, तो वो टीका भी उसके अंदर लगवा जाए। पीलिया का टीका हेपेटाइटिस B का होता है, वो नहीं लगवा सके। उससे इसी तरह बूस्टर नहीं लग सके, यानी शुरू के टीके तो लग गए, लेकिन उसके बाद में जो 1.5 साल पे लगता है वो नहीं लगवा पाए, 4.5 साल पे लगता है वो नहीं लगवा पाए। एक बड़ा लंबा वक्त हो गया ना, 2020 से लेके और अब 22 का भी तकरीबन 2.5 साल के करीब होने वाला है, तो बहुत से टीके हम लोग नहीं लगवा पाए। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि तमाम लोग अपने डॉक्टर से बात करके जो पुराने पर्चे रखे हुए हैं टीकों के, उसको दिखा के टीके लगवाएं। दूसरी बात ये कि टीके आप देख रहे हैं कि बच्चों की जो डेफिनेशन हमारे एतबार से है वो 18 साल से कम है। तो बच्चों में खाली 2 साल और 3 साल और 6 महीने की बच्चा नहीं है, बल्कि वो 15 साल और 16 साल और 18 साल का बच्चा भी है, जिसकी एजुकेशन पे भी असर पड़ा। उसके तो इम्तहानात भी आपको मालूम है कि ऑनलाइन हुए, जी, है ना। अब वो ऐसा चस्का लग गया ऑनलाइन का कि अब वो ऑफलाइन के लिए तैयार नहीं है करने के लिए, हमें ऑनलाइन ही कराइए जी। तो अब तो ऑफलाइन ही होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है करने के इम्तहान का। तो इनमें आप देखेंगे कि अब हम कोविड का भी टीका लगवा रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में भी कुछ इस किस्म के दिल के अंदर शुकूक शुबात हैं कि भई हम अपने बच्चे को लगवाएं कि न लगवाएं, बच्ची को लगवाएं कि न लगवाएं। शुरू में जब ये टीका आया 16 जनवरी को, जो पहली दफ़ा ये टीका लगा, तो उस वक्त में तो अजीब तरह की बातें थी कि साहब इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, इससे बच्चे नहीं होंगे, फलां, इस तरह की बातें थी। सर, ये एक बहुत एक मौजू भी दिया है और एक सवाल भी दे दिया मुझे, क्योंकि मेरी लिस्ट में नहीं था लेकिन जहन में आया। जब हम बात करते हैं, क्योंकि अपने अपने कम्युनिटी मेडिसिन से भी रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं कि जिसको आदमी मिथ के तौर पे लेता है और उसकी एक अलग तरह की डेफिनेशन खुद ही गढ़ लेता है। हमारे यहाँ बहुत सारी बातें इसी को लेकर हैं, टीके को लेकर, इस टीके से ये हो जाता, उस टीके से। तो खुसूसन अगर हम कोविड के जो टीके हैं और एडोलेसेंट एज में जो दिए जा रहे हैं, इसके बारे में आप देखिए, मैं आपसे 2 बातें अर्ज कर दूं, सबका ध्यान देना चाहूँगा कि आजकल आप देखेंगे कि बात हो रही है हार्ट ट्रांसप्लांट, जी, लिवर ट्रांसप्लांट बड़ा कॉमन है, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। आपने देखा कॉरिडोर सरकार ने बनाया हुआ है कि कोई ब्रेन डेड हुआ, अभी लखनऊ के अंदर साथ 2 केसेस हो चुके, ब्रेन डेड हुआ, उन्होंने कहा भाई हम अपने जिसका देना चाहते हैं अपने अजीज़ का, ये तो अब बचेगा नहीं, तो इसके ऑर्गन काम आ जाएंगे। चुनाचे सरकार ने एक कॉरिडोर बनाया हुआ है, उसको ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं, और वो पुलिस आ जाती है, वो फ़ौरन लेके पहुंचा दिया उस जगह पर। तो बड़ी चीज़ लगती है कि देखिए लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, बड़ा सिस्टम है, बड़े पैसे खर्च किए जाते हैं, और एक ये शो होता है कि देखिए बहुत बड़ी ये एक आर्ट है और एक बहुत बड़ी साइंस है कि हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अच्छे ट्रांसप्लांट तो बहुत सी चीज़ों का हो जाता है,
लंग का भी है, इंटेस्टाइन का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट तो बड़ा कॉमन सा है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं, आप देखें कि बाईपास सर्जरी हो रही है, बीटिंग हार्ट है, उसी में ऑपरेशन करके बाईपास सर्जरी करी, तो इंसान एकदम से मबहूत हो जाता है। देखिए साइंस ने कितनी बड़ी तरक्की करी है, कितना बड़ा काम, वो डॉक्टर साहब कितने बड़े हैं, देखिए वो ऑपरेशन। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि किसी को बाईपास सर्जरी की गई और वो क्या उम्र होगी उसकी, 55-60, इसमें जाके बीमारी होगी, और उसके बाद एंजियोग्राफी की जाएगी, ऊपर आपने ये कहा कि हाँ भाई इसको या तो स्टेंट डाला जाएगा, इसको छल्ले की आम तो से छल्ला डाला जाएगा, या इसके अंदर बाईपास सर्जरी करेंगे। ठीक है, कितनी ज़िंदगी दे रहे हैं आप उसको? अगर आप उसकी ज़िंदगी को देखिए, हमारे तकरीबन 67 बरस की का एज है सर्वाइवल का, जो हमारे कहा जाता है कि एक्सपेक्टेंसी जो हिंदुस्तान में वो करीब 67 बरस है। तो अगर किसी को 60 साल की उम्र में ऐसा काम हुआ या 55 में हुआ, तो हमने उसको कितना बरस दिए? 12 बरस। सारी ज़िंदगी उसको दवा खानी है, उसको प्रिकॉशन रखना है। अब उसका प्रोडक्टिव भी लाइफ उतनी नहीं रहेगी, रिटायर हो जाएगा 65 साल की उम्र में जाके, तो प्रोडक्टिव लाइफ भी कम है उसके पास में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम, 12 ही साल बचे हुए हैं, दवाएं खर्च होंगी उसके ऊपर, ऑपरेशन में भी बहुत खर्चे होंगे, है ना जी। अब आप टीका के देखिए, हमने ये पूरे पहले 2 साल में जितने टीके लगाए, सरकार तो पूरे फ्री दे रही है। अगर इसे वैसे भी इसकी कीमत को जोड़ लिया जाए, बाहर प्राइवेट में जाके भी आप लगवाते हैं, तो 10,000 रुपये में टीके लग जाएंगे सारे, 15,000 रुपये में टीके लग जाएंगे। तो आपने 2 साल तक 15,000 रुपये के टीके लगाए, कितनी जिंदगी थी? 65 साल। और ये बच्चा आइंस्टीन भी बन सकता है, बहुत बड़ा सर्जन बन सकता है, लॉयर बन सकता है, IAS बन सकता है। तो ये 65 साल का आदमी अब IAS नहीं बनेगा, ये 55 साल का आदमी IAS नहीं बनेगा, तो जो बना वो ही रहेगा। तो आप देखिए कि ये कम खर्च में, और जो इतना बड़ा आप सर्वाइवल दे रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, ये मिरेकल है आज की साइंस का। लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है, वेरी गुड। कौम के मुस्तकबिल को आप संवार रहे हैं पूरे के लिए। अरे पूरी, अगर आप पूरी इंसानियत को देखेंगे, सारे दुनिया के अंदर देखेंगे, तो ये बहुत कम खर्च के अंदर आप एक अच्छी क्वालिटी जिंदगी दे रहे हैं। तो इम्यूनाइजेशन ही मिरेकल है इस सदी का, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं है। ये मिरेकल है कि इतनी बड़ी जिंदगी इतने कम के अंदर आप दे सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि टीकों की तरफ से ये जो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, इसके पीछे एक तो तालीम की कमी है, दूसरे जो मुल्क के जिस किस्म के हालात हैं उसका एक बड़ा असर है कि हम अपने दिल के अंदर बहुत तरह की शुबात रखते हैं। और याद रखिए, माइनॉरिटी जहाँ भी होगी, जिस भी किस्म की माइनॉरिटी होगी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, रीजनल माइनॉरिटी हो, उसको हमेशा अपनी सर्वाइवल की बहुत फिक्र होती है जी। वो सबसे ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए परेशान रहता है, और वो जन्म देता है इन चीज़ों को कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो चुनाचे मैं यही कहूँगा कि जितने टीके हैं, मैंने खुद कई टीकों के रिसर्च में, उसकी ट्रायल में मेरा हिस्सा रहा है। जो हिंदुस्तान में जो वैक्सीन चलती हैं, ये हिप की वैक्सीन चलती है, ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, ये मेरी अपनी हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, मैं इसके ट्रायल में खुद इन्वॉल्व रहा हूँ। मैं आपसे ये यकीन से बता सकता हूँ कि कोई भी वैक्सीन दुनिया के अंदर अगर सेफ नहीं होगी तो वो वैक्सीन दुनिया के अंदर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया साहब। एक सवाल ले लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि नाजरीन में से सवाल बहुत सारे आए थे। एक सवाल लेते, मेरा बच्चा बहुत कमसिन है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके देखने में प्रॉब्लम हो रही, विजन में, तो डॉक्टर साहब क्या इसको आई सर्जन को दिखाएं या किसी पीडियाट्रिशियन? सबसे पहले इसको मेरी सलाह होगी कि पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, ताकि वो देख कर के ये तय कर पाए कि इसकी विजन में आया वाकई प्रॉब्लम है जी, वो क्यों नहीं, क्या देखने में दिक्कत है, कोई पैदाइशी कैटरेक्ट है उसको या कोई और प्रॉब्लम है। उसके बाद में फिर वो आई सर्जन के पास में रेफर करेगा, देखेगा। हो सकता है स्क्विंटोस कहते हैं, इसको भैंगापन कहते हैं, तो पहले मालूम हो जाए कि इसको असल में है क्या, वो पीडियाट्रिशियन उसको इवॉल्व करके देखेगा और उसके बाद में फिर आई सर्जन को दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की ख़ासतौर से बच्चों के बारे में, और कोविड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें। हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम तक पहुंचाने में हमारी मदद की। बहुत बहुत नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर किसी ख़ास मौजू को किसी ख़ास स्पेशलिस्ट के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।